नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है नकली गहने। यह क्या रेनू भाभी, इतना छोटा सा और पतला सा मंगलसूत्र गले में डाल रखा है। शादी में मिले सभी गहने काफ़ी भारी थे, इसलिए मेरी माँ ने रोज पहनने के लिए मंगलसूत्र तोहफे में दिया था। आपकी माँ को थोड़ा भी नहीं लगा हमारे परिवार में अच्छा भारी मंगलसूत्र और एक सोने की चैन देनी चाहिए थी, जो हमेशा गले में पड़ी रहती। खैर, मेरी सास तो मुझे ऐसे देखकर घर से ही निकाल देती। आपकी वजह से मेरी माँ की नाक कट रही है, सो अलग। स्नेहा अपने ससुराल के पैसों का बहुत घमंड दिखाते हुए बोली। रेनू के परिवार वाले इतने संपन्न नहीं थे कि बेटी की पढ़ाई, शादी में दुनिया भर का खर्चा भी करें और भारी गहने भी बनवा कर दें। हाँ बेटा, इतने भारी गहने और सुंदर जेवर बनवाए थे दिखावे में मैंने अपनी बहू के लिए, मगर इनके नखरे इतने हैं कि शादी के 4 दिन बाद ही मुझे सब कुछ पहनने से मना कर दिया। तुम्हें पता है, मायके गई थी, वहीं से सारे डिब्बे में बंद करके ले आई। अब बताओ, यह भी कोई बात हुई? गीता जी बोली। माँ, गरीब परिवार की यही समस्या है। इतना सोना देखकर उनकी आंखें चौंधिया गई होगी। सोचा होगा कोई एक टुकड़ा भी गुम हो गया तो कहाँ से देंगे बेचारे। दोनों माँ बेटी बड़ी बेशर्मी से ठहाके लगाकर हंसने लगी। एक ही शहर में ससुराल होने के कारण स्नेहा का जब भी मन करता मायके आ जाती। अभी भैया की शादी हुई है तो उसके चक्कर और भी जल्दी जल्दी लग रहे हैं, क्योंकि शादी में आए पैसे, कपड़े, सामान को ठिकाने लगाने में वह अपनी माँ की मदद कर रही थी। रेनू ने सुना था शादी की हर तैयारी में स्नेहा दीदी पूरी तरह सम्मिलित थी। कपड़े, गहने, लेन देन हो, शॉपिंग, मेहमान या हलवाई, सब दीदी देख रही थी। तभी रेनू के मायके से उसका भाई तीज का शगुन, फल, मिठाई की टोकरी और कपड़े लेकर आया। नंद स्नेहा ने रेनू के भाई दीपक को बैठने तक को नहीं बोला और सारा सामान खोल खोल कर देखने लगी। अरे, यह कैसी मिठाई लाए हो? बूंदी के लड्डू? लड्डू कौन खाता है आज के जमाने में, वह भी हलवाई के हाथ से बने। और यह मठरी? राम राम, मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही है। ऐसा करो, यह सब तुम अभी वापस ले जाओ। हमारे यहाँ तो काजू कतली से नीचे कोई मिठाई आती ही नहीं, और यह फल तो बिल्कुल बासी पुराने लग रहे हैं। जाते समय घूर पर डालते जाना। और यह कपड़े इतने हल्के, अब यह हम किसको देकर अपनी नाक कटवाएंगे? एक काम करना, तुम यह सारा सामान वापस ले जाओ। हम अपनी तरफ से लोगों को एकदम खालसी और भारी सामान देंगे। यह देखो माँ, 100 रुपए के लिफाफे भेजे हैं। मैंने पहले ही कहा था, ऐसे गरीब परिवार में अपना इंजीनियर लड़का मत दो, पर तुम ही थी जो ऐसे लोगों पर इतनी मेहरबानी कर गई। गीता जी बोली। अरे बेटी, मेरा दिमाग थोड़ी खराब है। वह तो तेरे बाबूजी थे जो अच्छे खानदान की लड़की लाने की जगह अपने सुदामा जैसे गरीब दोस्त की बेटी मेरे इंजीनियर लड़के के माथे मार दी। अब बैठकर मेरे साथ हुए धोखे के सोचकर दिन रात रो रही हूँ। अपनी सास और ननद की बातें सुन रेनू का खून खौल गया। जब तक वह उसे कुछ कह रही थी उसने सहन किया, मगर अब बात उसके परिवार और उसके भाई को बोली जा रही है। एक लड़की कभी भी अपने मायके की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे अमीर हो या कितनी भी गरीब। माना माँ ने कहा था, बेटी, ससुराल में हमें 4 बातें सुननी ही पड़ती हैं, इसलिए कोई कुछ भी कहे तू चुपचाप सुन लेना। मगर शादी को सिर्फ 15 दिन हुए हैं, अभी इतने कटाक्ष हैं, तो मुझे तो यहाँ जीवन भर रहना है। तो क्या मैं ऐसे ही खून के घूंट पीकर रहती रहूँगी? अपने और अपने मायके वालों की बेइज्जती यूं ही सहन करती रहूँगी? और इसमें उनकी गलती हो या ना हो? नहीं नहीं, ऐसे ही जीना था तो क्यों मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया, जहाँ मैं अपनी बात को साफ साफ ना बोल सकूं। स्नेहा दीदी, आप इस तरह मेरे भाई और मेरे मायके से आए सामान की बेइज्जती नहीं कर सकती। अगर आपको यह सामान पसंद नहीं आया तो इसमें गलती आपकी है। मुझे तो मेरे मायके की मिट्टी की खुशबू भी बहुत पसंद है, इसलिए आगे से मेरे घर से आए सामान के बारे में कभी ना बोलिएगा। माँ जी, आप कौन से धोखे की बात कर रही हैं?
मुझे तो लगता है धोखा आपने हम लोगों के साथ किया है, मगर यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। नंद ने इशारा किया। देखो माँ, आते ही मुंह खुल गया महारानी जी का। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है बहू? और तुम इस तरह मेरी बेटी से कैसे बात कर रही हो? गीता जी तमतमाते हुए बोली। वही आपके खाली सोने और भारी गहनों वाला धोखा, जो मैंने पहने बिना डिब्बा बंद करके आपको वापस कर दिए। आज मेरे मायके वालों से रुपए, गहने, महंगे सामान नहीं आए, बोल मुझे जलील किया जा रहा है। मगर आपने क्या किया? नकली गहनों पर सोने का पानी चढ़ाकर आपने घर की होने वाली बहू को तोहफे में दे दिए। दोनों माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखकर सोचने लगी। हमारे इस राज के बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता चला था। अब सबके सामने बहू ने खोलकर यह क्या कह दिया है? आपका यह राज तो उसी दिन मेरी बुआ ने गहनों की परख कर खोल दिया था, मगर फिर भी मेरे माता पिताजी ने बाबूजी की लाज बचाने के लिए उसी समय किसी से कुछ भी नहीं कहा और सारे गहने संभाल कर डिब्बे में वापस बंद कर दिए और लौटाने को बोल दिया, जो कि मेरे मायके वालों की गरीबी का नहीं, उनके बड़प्पन का सबूत है। अगर यह बात मैं सबको बता दूं तो आप ही बताइए ना, किसकी नाक कटेगी? अचानक पहुंचे ससुर दिनेश और पति संदीप को देखकर अपनी नजर नीचे कर ली। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। माँ दीदी, यह आप दोनों ने क्या कर डाला? आपने तो मुझसे और बाबूजी से पूरे पैसे लिए थे गहने, कपड़े लत्ते खरीदने के लिए, फिर यह नकली गहने कहाँ से आ गए? गुस्से से पैर पटकते हुए बेटा संदीप बोला। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने सोचा दिखावे में सोने के गहने चढ़ाने से क्या फायदा, आखिर बाद में तो सब कुछ लॉकर में ही रख दिए जाते हैं, कुछ दिन पहनकर फेंक देंगे। बस यही सोच हमने सोने के पानी चढ़े हुए गहने चढ़ा दिए। गीता जी अपने पति को देखकर कांपते हुए बोली। वाह गीता जी, आज अगर बहू के मुंह से हमने सच ना सुना होता तो हमेशा यही सोचते कि हमारी पत्नी कितनी समझदार है और बेटी होशियार, जिसने अपने भाई की पूरी शादी कैसे अच्छे से संभाल ली। हमें तो तुम दोनों औरतों पर इतना गर्व था कि क्या बताएं, मगर अब पता चला कि तुम दोनों ने हमारे साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है, साथ ही मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। गुस्से से दिनेश जी बोले। माँ बाबूजी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मगर आज बात मेरे आत्मसम्मान और मेरे मायके वालों से जुड़ी हुई थी, इसलिए चुप रहना मुझे गवारा नहीं था, क्योंकि अगर आज मैं नहीं बोलती तो जीवन भर उनकी बेइज्जती मुझे सहन करनी पड़ती, जो एक बेटी कभी होते हुए नहीं देख सकती। तब दिनेश जी बोले। देखा गीता, तुमने खरे सोने को नकली सोने में तौलना चाहा। जिसके संस्कार ही उसका सबसे बड़ा गहना है, उसे सोने, चांदी, हीरे, मोती किसी चीज़ की गर्ज नहीं। बहू, आज से घर तुम्हारा है, अगर कोई भी परेशानी आए तो मुझसे कहना, और मेरा वादा है आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पता नहीं गीता जी और उनकी बेटी को कुछ समझ आया या नहीं, मगर अपने राज खुलने पर चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। अब वह दोनों क्या नई नीति बनाएंगी, इसका तो भगवान ही मालिक है, मगर बहू रेनू भी उनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।